So after understanding the meaning of normal distribution, now the next step is to know how to calculate the area under the normal curve, right? So area under the normal curve is nothing but the probability. जो total area है वो 1 है, मतलब वो total occurrences की probability है, that is equal to 1. अगर हमें अब कोई भी वैल्यू दी हो तो हम उसकी probability calculate कर सकते हैं. And how we do that, right? So this is what we have written, how to measure the area under the normal curve. So first step is Z transformation. Z is the number of standard deviations, and how we calculate? Z is equal to x minus x bar divided by the standard deviation. Obtaining, and the next step is to obtain the area from the Z table. ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे. Z टेबल क्या होती है? आपको प्रोबेबिलिटी बताती है. आपको एक Z की वैल्यू आप लेंगे और आप उस Z की वैल्यू को टेबल में जाके देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी. वो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये समझना है कि ये Z है क्या. तो Z मतलब जो हमने अभी पिछले डिस्कशन में बात की थी कि जो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है. ठीक है, अब वो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब किसी भी ऐसी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल के बारे में अगर हमें जानकारी दी जाए जिसकी कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें नंबर्स के टर्म्स में दी होगी. ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि एक क्लास के स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 5 फीट है. तो अब आप ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस क्लास में बच्चों की हाइट 5 फीट से कम होगी. राइट, हम अब यही कह रहे हैं ना कि एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि सबकी हाइट इक्वल है. तो अब आप ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल बी लेस देन 5 फीट. तो अब उसमें आप क्या करेंगे? अब जो हमें ये 5 फीट्स में हमें हाइट दी हुई है तो इस हाइट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? Z के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. और Z होता क्या है? Z इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन या नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो जब हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन तो मतलब पहले जो आपकी ये जो आपको वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस Z की वैल्यू देखनी पड़ेगी टेबल में. ठीक है, तो Z का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी एक चीज़ को मीन मान रहे हैं, किसी एक चीज़ को हम एवरेज मान रहे हैं और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू उससे कितनी दूर या कितने पास है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो पहले हमें उसे स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब हमें Z जो हमें मिल जाएगा, Z कैसे कैलकुलेट करना है? x माइनस एक्स बार, मतलब जो एक्चुअल आपका x है वो x बार से कितना अलग है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन विल गिव यू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ डेविएटिंग. तो वो Z की वैल्यू आ जाएगी. और फिर जब उसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे थ्रू द Z टेबल तो आप इसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि x और x बार में कितना डिफरेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको और बेटर समझ में आ जाएगी कि जिस चीज़ की भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमें उस वेरिएबल में ना देख के स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में देखना है. ठीक है, और उसमें देखने के बाद फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टेप समझ रहे हैं कि कैसे हमने उसको करना है. एंड ऑब्टेनिंग द एरिया फ्रॉम द Z टेबल. सो आई विल जस्ट टेल यू, अभी हम 2-3 ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे हम Z की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, Z हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे सपोज आई विल जस्ट से वन एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन Z इज इक्वल टू 0 एंड Z इज इक्वल टू 1.54. ठीक है, Z इज इक्वल टू 0 मतलब 0 स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका पूरा जो मीन है वो आपका 0 होता है.
देन इफ़ यू जस्ट शो इट द कर्व, इस कर्व में जो z इज इक्वल टू 0 वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द मीन, जो हम x माइनस एक्स बार बोल रहे हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो z इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट होता है। अब आपको एरिया बताना है, यू हैव टू टेल द हाउ मच इज़ द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.54। तो z इज इक्वल टू 1.54 यहाँ कोई वैल्यू होगी, तो आपको इस एरिया की वैल्यू बतानी है कि ये एरिया कितना है, राइट। तो ये एरिया कितना है ये जानने के लिए अब आप क्या करेंगे, वी विल गो टू द जेड टेबल। आई विल जस्ट शो यू हाउ टू सी द जेड टेबल। आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड अ जेड टेबल एट द बैक, जहाँ पर आपको टेबल्स दी हुई हैं, यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ठीक है। अब एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आपने देख लिया। अब इसमें हमारी वैल्यू क्या है, ये सारी z वैल्यूज़ हैं जो आपको वैल्यू देखनी है, दीज आर ऑल दी z वैल्यूज़ जो आपको फर्स्ट कॉलम में दी हुई हैं। तो z वैल्यू में से यहाँ पे हमारी z वैल्यू है 1.54, ठीक है। सो यू विल सर्च फॉर 1.5 आपको यहाँ मिलेगा, दिस इज़ 1.5। तो 1.5 में आप 4 को देखेंगे, जब आप 1.5 में 4 को देखेंगे सो यू विल गेट अ वैल्यू 0.4382। तो ये जो है आपका एरिया है 0.4382। ये एरिया हमें कहाँ से पता चला, ये हमें z टेबल से पता चला। तो हमें हर चीज़ को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, z के टर्म्स में, तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड z इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट नहीं करना था, ऑलरेडी दिया हुआ था। तो आपको अगर ये एरिया हमने देखा तो 0.4382, सो दिस इज़ द probability that the value lies between z is equal to 0 and z is equal to 1.54, या फिर ये आपका जो है आपका ये कह सकते हो 43.8% जो है एरिया लाइज बिटवीन 0 z is equal to 0 and z is equal to 1.54 and z is the number of standard deviations, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसी को हम देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये गिवन हो कि -1.5, हाउ मच ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लाइज बिटवीन -1.5 एंड z इज इक्वल टू 0, -1.5 एंड z इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इफ़ यू अगेन प्लॉट, इट्स बेटर कि जब आप भी इन क्वेश्चंस को करें तो आप एक कर्व बनाएं जिससे आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो z इज इक्वल टू 0, तो वही पॉइंट रहेगा जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, जहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है एक्चुअल वैल्यू और जो आपकी मीन है उसके बीच में। मीन भी 0 है, जो x है वो भी 0 है और x बार भी 0 है। तो अब इसका जो नेक्स्ट वैल्यू है वो -1.5 है। सो -1.5 मीन्स ये इस तरफ जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसके बीच में और z इज इक्वल टू 0 के बीच में ये जो एरिया है इसकी क्या वैल्यू है। फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल टू -1.5 एंड z इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब आप देखिए जो z टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव दी हुई है, उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, माइनस नहीं है, -1.5 ऐसे नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग है, सिंपल सा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, कि जितना एरिया उसकी नेगेटिव साइड में है उतना ही एरिया पॉजिटिव साइड में है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया अंडर द कर्व 1 है टोटल, तो उसका आधा मतलब 1.1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 0.5 एरिया इधर है और 0.5 इधर है। अगर हम इसका आधा एरिया कहें तो ये आधा आधा बटा हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो 0.5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 0.5, ठीक है। तो जो वैल्यू इस तरफ आएगी पॉजिटिव साइड में, अगर मैं यहाँ पे 1.5 की वैल्यू लूँ तो उतनी ही वैल्यू इधर भी तो आएगी नेगेटिव साइड में, अगर मैं -1.5 लूँ, क्योंकि वो बराबर बटा हुआ है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पता लगा लूँ इस वाले एरिया की, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव दी हुई है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है।
तो अगर नेगेटिव की तरफ आपको कैलकुलेट करना है तो भी आप पॉजिटिव वाला ही टेबल देखकर ये वाली वैल्यू पता लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल कर्व है कि जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही एरिया यहाँ होगा। तो अगर आप इस एरिया का पता लगा लें तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, राइट। तो अभी हमें देखना है ये -1.5 और 0 के बीच में। तो अगर आप 0 और +1.5 के बीच में वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम z की टेबल पे जाते हैं तो हम वैल्यू देखते हैं। आई कैन अगेन शो यू हियर, जस्ट सी, ये आपका z टेबल है। z टेबल में हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, -1.5, लेकिन माइनस तो ये है नहीं, तो आप किस पे जाएंगे, 1.5 पे। दिस इज़ 1.5 और 1.5 में आप 0 को देखेंगे क्योंकि 1.5 के आगे कुछ नहीं है। सो दैट विल बी 0.332, सॉरी 0.4332। तो 0.4332 इसका आंसर होगा, 0.4332, ठीक है। तो ये आपका एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -1.5 एंड z इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव में थी z की वैल्यू, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी है कि वो सिमेट्रिकल है, कि जितना एरिया पॉजिटिव और 0 के बीच में होता है उतना ही एरिया उसी वैल्यू के नेगेटिव और 0 के बीच में होगा। तो आप पॉजिटिव वाला कैलकुलेट कर लो, सेम विल बी बिटवीन द सेम नेगेटिव वैल्यू एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको ये बताना हो, फाइंड द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.45 एंड z इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब ये क्या है, नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। अब यहाँ पर तो एक ही z की वैल्यू 0 से आप कंपेयर कर रहे थे, 0 से कंपेयर करना तो आसान था क्योंकि 0 ये मिडल पॉइंट होता है। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू वैल्यूज, z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है, -0.45 एंड ये z 0 है एंड 2.5 इस कहीं यहाँ होगा। तो z इज इक्वल टू 2.5 एंड z इज इक्वल टू -0.45। इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब एरिया ये सारा चाहिए हमें। वी वांट दिस एंटायर एरिया। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों के -0.45 और 0 के बीच की जो आंसर आएगा और 0 और 2.5 के बीच का जो आंसर आएगा, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को या इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सीधा तो z की वैल्यू जो है वो 0 से डेविएशन हम देखते हैं। तो 0 से 2.5 के बीच में कितना एरिया है वो ले लेंगे, और जो -0.45 और 0 के बीच में वो एरिया ले लेंगे। अगेन माइनस के लिए तो हमारे पास है नहीं, इसलिए z और 0.45 के बीच का एरिया ले लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली हम दो वैल्यूज़ के बीच का एरिया नहीं निकाल सकते, हम जो z टेबल देखते हैं वो 0 और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच का एरिया होता है, फाइन। तो इसके लिए जब आप फिर से टेबल देखेंगे तो 0.4 आप देखेंगे 0.45 और 0 के बीच का जो एरिया है दैट इज़ कमिंग आउट एज 0.1736। दिस इज इक्वल टू 0.1736। ये आपका ये वाला एरिया है जो इन दोनों के बीच में है, 0 और 0.45 माइनस। तो हमें माइनस वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने 0.45 प्लस में ही देखा है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस और माइनस दोनों के बीच में सेम होगी वैल्यू। दिस इज़ 0.1736। और इसी तरह से 0 और 2.5 के बीच का जब आप एरिया देखेंगे 2.5 का आ रहा है 0.4938। ये वाली वैल्यू है 0.4938 इज इक्वल टू 0.4938। तो इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। सो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, दैट विल बी द एरिया 0.6674। इज इट ओके। तो ये आपका जो है, इस तरह से हम z टेबल को देखते हुए एरिया किन्हीं भी दो वैल्यूज़ z वैल्यूज़ के बीच का कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड z वैल्यू रिमेंबर इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब एक लास्ट और आप यहाँ पे देखिए जो इससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड। अब ये तो देख लिया नेगेटिव और z इज इक्वल टू 0 के बीच में कितना एरिया है, नेगेटिव और z कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसके बीच में कितना एरिया है,
है, या ज़ीरो और कोई पॉजिटिव वैल्यू के बीच में एरिया है। तीन सिचुएशन हमने देख ली। अब एक लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे z इज इक्वल टू 0.75 एंड z इज इक्वल टू 1.85 के बीच में क्या कितना एरिया है, ठीक है। सो फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन, अगर आप एक नॉर्मल कर्व फिर से प्लॉट करें, सो लेट अस सी, ज़ीरो है, ये z इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमें चाहिए 0.75, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, 0.75 और 1.85, 1.85 इनके बीच का एरिया बताना है आपको। ओनली दिस पार्ट वी वांट टू नो, ठीक है। अब हमें पता है कि हम तो ज़ीरो और किसी एक z की वैल्यू के बीच का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दो अलग अलग ज़ीरो के अलावा किसी दूसरी z वैल्यू, दो z वैल्यूज़ के बीच का तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ज़ीरो और ये इस बड़ी वाली वैल्यू के बीच का एरिया कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट दिस एंटायर एरिया। जब आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, अगर इसमें से आप ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये जो एरिया है इतना, तो हमें ये वाला एरिया बच जाएगा, राइट। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप z इज इक्वल टू 0 और 1.5 के बीच का जो एरिया आता है, उसमें से z और 0 और 0.75 के बीच का जो एरिया है वो माइनस कर दें, तो ये वाला एरिया बच जाएगा जो हमें चाहिए। हमें इन दोनों के बीच की एरिया या प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले आप ज़ीरो और इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो इस टोटल एरिया की आ जाएगी। उसमें से ज़ीरो और 0.75 के बीच का एरिया निकाल लो और उसको माइनस कर दो, तो ये वाला एरिया रह जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो जब भी हमें कोई एरिया चाहिए होता है दो z वैल्यूज़ के बीच में, जो कि जिनमें से कि एक भी z वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हमें इस तरह से अलग अलग करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमें टेबल है वो ज़ीरो और किसी एक z वैल्यू के बीच का एरिया देती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 0 और 1.85 के बीच का क्या एरिया है। 1.85 के बीच का एरिया है 0.4678, ठीक है। यू कैन अगेन हैव अ लुक हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ क्या था, 1.8 ये वैल्यू है। 1.8 में आप जाओगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, क्योंकि 1.85 है तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 0.4678, ठीक है। तो 0.4678 आप यहाँ पे ले लो, 0.4678 माइनस 0.75 तक जाइए, 0.7 में देखेंगे, 0.7 यहाँ पर है, 0.7 और इसमें आगे कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। सो वी गो टिल 5, 0.2734, 0.2734, ठीक है। तो ये वाला जो है आपकी वैल्यू आएगी इस एरिया की, z0 और 0.75 के बीच में जो ये सिंगल शेडेड एरिया है, और ये जो डबल शेडेड एरिया है जिसमें जो हमें चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल वाला एरिया जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 0.4678, उसमें से इस सिंगल शेडेड एरिया जो इन दोनों के बीच में उसको माइनस करना पड़ेगा, तब हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0.1944। तो ये प्रोबेबिलिटी है दैट द वैल्यू विल लाई बिटवीन 0.75 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 1.85 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी। अभी हमें सिर्फ z की टर्म्स में दिया हुआ था। अब जो हम अगले क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको कोई रियल सिचुएशन दी होगी कि अगर ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी, या इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हम ये एरिया कैसे देखना है वो हमने अभी समझा है। और दूसरी बात, z के टर्म्स में देखना है एरिया, और z क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशंस, वो z है। तो कभी भी हमें अगर वेरिएबल की वैल्यू दी होगी तो उसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, और फिर हम उसका एरिया देखेंगे। जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी है।